तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व के महासमर का बिगुल बज चुका है। 2024 आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 7 चरणों के चुनावी घमासान के बाद 4 जून को वो परिणाम आएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले आज जी न्यूज आपके लिए ओपिनियन पोल्स का पोल लेकर आया है, जिसमें कई ओपिनियन पोल्स का डेटा हम आपको दिखाएंगे और फिर ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया यानी भारत का मूड क्या है। चुनाव से पहले चुनाव के बारे में भारत क्या सोचता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पोल ऑफ पोल्स की अगर हम बात करें तो 80 सीटों में सी वोटर 74 सीटें एनडीए को दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अगर पीपुल्स इनसाइड पोल स्ट्रैट की बात की जाए तो वो भी 74 सीटें, जबकि सीएनएक्स 78 सीटें दे रहा है। जी मैट्राइज की ओर से 78 सीटें मिल रही हैं ओपिनियन पोल में। और अगर पोल ऑफ पोल्स यानी एवरेज निकालते हैं तो 80 में से 76 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखती हैं, जबकि 4 सीटें आईएनडीआईए गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का गठबंधन है, उसे इस बार भी निराशा हाथ लगती हुई दिख रही है। और 2024 में कुल मिलाकर 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है एनडीए गठबंधन। यानी यूपी का मूड जो 2017 में चेंज हुआ था और बीजेपी के पक्ष में गया था, वो 2024 में ये मिजाज कायम दिखता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के साथ सटे हुए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी बीजेपी यहां पर कामयाब होती नजर आ रही है। सी वोटर 5, और यहां तो बहुत ही साफ सा हिसाब किताब है, 5-0 सभी जो ओपिनियन पोल हैं वो दे रहे हैं एनडीए के पक्ष में, यानी आईएनडीआईए गठबंधन। और यहां तो कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ होता है, तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई यहां होती है। 5-0 से पूरी तरह से उत्तराखंड का मूड बीजेपी के पक्ष में नजर आता है। उत्तराखंड वो राज्य है जिसने पिछले चुनाव में परिपाटी बदली थी और बीजेपी को लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज कराया, और लोकसभा चुनाव में भी वो मूड बरकरार रह सकता है। और हमारे साथ चर्चा के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ओनिका मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हैं, और साथ ही मनोज सिंह जी हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। सबसे पहले मनोज सिंह जी, आप ही से मैं शुरू करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो क्या है यहां जनता का मूड, और क्यों है जनता का मूड ऐसा, जो कि अभी तक सारे ओपिनियन पोल्स हमने दिखाए, उनका आंकड़ा दिखाया, बीजेपी के पक्ष में क्यों आपको लहर दिखती है? देखिए, जहां भी जो भी सरकारें होती हैं, अभी डबल इंजन की सरकार की बार बार बात हो रही है कि डबल इंजन की सरकार है इसलिए हमें वोट दें और हमारी करें। केंद्र के मोदी, नरेंद्र मोदी का चेहरा और स्टेट में योगी का चेहरा, ये 2 चेहरे ऐसे हैं जो सब पे भारी नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज अखिलेश यादव के सारे मेहनत अभी बेकार दिख रहे हैं। अभी सोचिए कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ है, अब डिंपल यादव को वो सुरक्षित सीट मैनपुरी की चाहिए जिस पे वो हार न सके। धर्मेंद्र अखिलेश यादव के बारे में चर्चा था कि वो आजमगढ़ से लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां पे धर्मेंद्र यादव को ले आ दिया गया है, अखिलेश यादव को नहीं लाकर। तो इतनी बड़ी डर है कि लोग डर रहे हैं कि मैं चुनाव जीत पाऊंगा कि नहीं। अब आप ये बात कर सकते हैं कि भाई अखिलेश यादव क्यों आजमगढ़ से लड़े, तो आप इतने बड़े नेता हैं और आपके पीछे पूरा राज्य का जनता खड़ी है, तो आपको तो सुरक्षित सीट की जरूरत ही नहीं है। आप तो वहां जाकर एक मिसाल पैदा करें, जहां की जैसे गुजरात से प्रधानमंत्री ने यूपी में आकर एक मिसाल पैदा किया और उन्होंने कहा कि मैं उस प्रतिज्ञा को देखूंगा और वहां से मैं वोट को किस तरीके से अपने पास लाऊंगा, इसको उन्होंने दोहराया और उसको इंप्लीमेंट किया। ठीक है, ओनिका मल्होत्रा जी, पोल ऑफ पोल्स को लेकर आपका रिएक्शन क्या कहेगी आपकी पार्टी इसको लेकर? ओनिका जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी बताएं। जी ओनिका जी, पोल ऑफ पोल्स यानी जो अलग अलग ओपिनियन पोल्स है उनका एवरेज हमने निकाला है, तो 76-4 दिख रहा है एनडीए के पक्ष में। आपकी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या रहेगा? देखिए, इनिशियल अनुमान है ये, और अभी जैसे डेट्स अनाउंस हुई हैं,
अभी बहुत सी चेंजेस भी आती हैं। ये अनुमानित होता है, कई बार गलत भी होता है। अभी जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश और जगहों पे, तब भी ओपिनियन पोल डिफर किया था। तो अभी इनिशियल स्टेज है, बहुत अर्ली है ये कहना। और INDA का, इंडिया का गठबंधन जिस मजबूती से आगे बढ़ रहा है, मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत सी चेंजेस होंगी। जी, लेकिन ये गठबंधन हमने 2017 में भी देखा था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में लड़े थे, यूपी के 2 लड़के। उसके बाद कांग्रेस अकेले फिर लड़ी, समाजवादी पार्टी जाके BSP के साथ लड़ी। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव अगर बात की जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन यहां बेहतर होता गया है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं, और जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं जो विपक्ष है भुनाने में नाकामयाब रहा है अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं चंदन जी। देखिए, इनिशियल फेज में फर्स्ट 5 इयर्स का जो इम्पैक्ट रहा है प्राइम मिनिस्टर का, एक जो नैरेटिव उन्होंने सेट करने की कोशिश की, वो बार बार इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। डबल इंजन की सरकार की बात की हमारे पैनलिस्ट ने। देखिए हरियाणा में क्या क्या इन्होंने, इतनी डबल इंजन की सरकार अच्छी थी तो क्यों आपने खट्टर साहब को हटा दिया? मुझे लगता है कि योगी जी का भी नंबर ना आ जाए। अब तो शायद खैर अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन बहुत से चीफ मिनिस्टर्स की घबराहट थी कि उनको ना बदल दिया जाए। तो अगर इतने स्ट्रॉन्ग बीजेपी होती तो इस तरह से घबराहट ना दिखाई देती उनकी। और ये कहने भर की बातें हो गई हैं डबल इंजन। अगर प्रोग्रेस देखें तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। चलिए, आपकी इसमें बातों में बहुत सारे जो है ऑप्टिमिज्म है, लेकिन जो फैक्ट्स और फिगर्स है मैम, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और INDA गठबंधन के अगेंस्ट जाते हुए दिखते हैं। RP सिंह साहब, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा आप लोगों ने करिश्मा कर रखा है, घुट्टी पिला रखी है यूपी की जनता को? नहीं, घुट्टी नहीं, काम है। पहली सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया है उत्तर प्रदेश में, और जिस प्रकार से जो गैंगस्टर्स, गुंडे, माफिया, बदमाश, सब लोगों को आज जेल के पीछे, उनको भी गैंगस्टर्स को कि अब हमारी जाल गलने वाली। तो यूपी में एक आज माहौल है शांति का, एक माहौल है प्रोग्रेशन का। एक सेकेंडली, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सबकी सब स्कीम्स वहाँ पर लागू हुई हैं और अच्छे ढंग से लागू हुई हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री ने अगर 4 करोड़ लोगों को सिर पे छत का प्रयोजन किया, अगर उन्होंने 4 करोड़ लोगों को मकान दिए, पक्के मकान दिए, तो उसमें 55 लाख मकान यूपी में बने हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर आयुष्मान भारत का स्कीम है तो 55 करोड़ देश में है, तो उसका मेजर लाभ यूपी में मिला है। ठीक है। तो क्या है कि ये जो प्रधानमंत्री जी की सेंटर की स्कीम्स और स्टेट, ठीक है, दोनों मिलाकर सिंह साहब कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ रही है। और जो बातें आपने कही है मैं टेक उसमें ले पाया हूं कि स्कीम्स के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और तमाम बातें हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बीजेपी काफी मजबूत होकर के उभरी है। अब बात करते हैं हिंदी बेल्ट के 2 और प्रमुख राज्यों की, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। तो मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहां भी बहुत ही उत्साहजनक नतीजे ओपिनियन पोल में अनुमान दिख रहा है। सी वोटर ने 28-1, पीपल्स इनसाइड पोलस्ट्रैट ने 29-0, CNX ने 29-0, जी मेट्राइज ने 28-1 का दिया है। यानी एवरेज अगर देखा जाए पोल ऑफ पोल्स का, तो 29 में से मध्य प्रदेश की 28 सीटें एनडीए। यहां पर सीधा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। हालांकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट जरूर दी गई है, लेकिन सीधा सीधा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और पूरी तरह से एक तरफा दिखता है यह मुकाबला मध्य प्रदेश में। और विधानसभा चुनाव में भी अभी हाल ही में शानदार जीत मिली है बीजेपी को, और लोकसभा चुनाव में 2024 में यह सिलसिला बरकरार रहता हुआ दिख रहा है। 1 सीट मेरे हिसाब से मनोज जी वो छिंदवाड़ा वाला एरिया है, लगातार वहां पे पिछले 5 बार से जीतते इनकी ही फैमिली, कमलनाथ जी की फैमिली ही जीतते आ रही है, और इस बार भी उम्मीद यही है। लेकिन उनके अंदर खुद एक डर बना हुआ था, और यही कारण था कि आप देखेंगे कि कुछ दिनों तक जो विवाद हो रहे थे, उनके बारे या बीजेपी में आना चाहते हैं कि वो क्यों राम झंडा लगा लिए, हिंदू झंडा लगा लिए, तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने वोट का बिखराव, चूंकि विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वो उम्मीद नहीं कर रहे थे जीतू पटवारी ऐसा नेता चुनाव हार जाए वहां पे। तो ये एक बड़ा धक्का था कांग्रेस के लिए, जहां पे कांग्रेस को उम्मीद थी कि ये स्टेट में हम जीत कर आ जाएंगे, और वैसा उनको आते हुए दिखा नहीं था। और यही बात मैं आपको बताना भी चाह रहा था चंद्र जी, कि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा रहता है चुनाव के समय में। शिवराज सिंह चौहान का किसी से पूछा जाए कि भाई उनके पास क्या गलतियां थी कि हटा दिया गया, वो तो एक रिकॉर्ड वोट से जीत कर आए। लेकिन प्रधानमंत्री
और पार्टी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि इनको हटा देने के बाद भी हमारे वोट परसेंटेज में किसी तरह का अंतर नहीं आ सकता है, और तुरंत लोकसभा का चुनाव था। तो ये कॉन्फिडेंस और उनके जो रिसर्च टीम है भारतीय जनता पार्टी के, उनको विश्वास था कि कहीं ना कहीं हम पार्लियामेंट में इससे बेहतर ही चुनाव करेंगे। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 28 एक पोल ऑफ पोल्स में दिख रहा है, क्लीन स्वीप एक तरह से नजर आ रहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान क्या कहता है वो भी आपको दिखाते हैं पोल ऑफ पोल्स में, यानी अलग अलग जो सर्वे हुए हैं। सी वोटर 25-0, यहां भी कुल मिलाकर एक को अगर छोड़ दिया जाए, पीपल्स इनसाइट पोलस्ट्रैट ने 23-2 से ये अंदाजा लगाया है, अनुमान लगाया है एनडीए और इंडिया के बीच, नहीं तो यहां 25-0 दिखता है। और पोल ऑफ पोल्स बताता है क्लीन स्वीप, सुपड़ा साफ पूरी तरह से। तो बहुत ही उत्साहजनक नतीजे हिंदी पट्टी से साफ साफ नजर आ रहे हैं। हम लौटेंगे डिस्कशन पे। ओनिका जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जाए, खासतौर पर मध्य प्रदेश, आप लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जिस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया उसके ही पार्टी छोड़ने की चर्चा कमलनाथ जी की शुरू हो गई, पूरी तरह से बिखराव नजर आने लगा। कहां गड़बड़ी हुई पिछले कुछ समय में मध्य प्रदेश में? गड़बड़ी कहीं भी नहीं हुई सर। जैसे फिर मैं आपकी पैनलिस्ट की बात उठाऊंगी कि शिवराज जी चौहान को बदल दिया, वो तो लाडली योजना लेके आए थे। तो बीजेपी का खुद ही एक माइंडसेट नहीं है। इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं तो उनको हटाना पड़ता है, अगर इतने सक्षम तो हटाया क्यों? देखिए पब्लिक परसेप्शन भी देख के बात करती है ना। अगर उन्होंने काम किया होता, आरपी सिंह ने कहा कि काम बोलता है, गुट्टी नहीं काम बोलता है, काम बोला होता, शिवाजी जी को हटाया क्यों था? तो बहुत सी गिमिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है, इसमें दो राय नहीं है। अंतोगत्वा जीत हुई उनकी, लेकिन आप इस बार के चुनाव में देखेंगे चंदन जी कि बहुत से पैरामीटर्स, बहुत सी बातें लोगों के बीच में अब ये हैं कि अब बहुत हुआ इनका जुमलेबाजी, मैं कहूँगी बहुत हुआ इनका सिर्फ लिप सर्विस, धरातल में काम नहीं है जी, सुपरफिशियल काम। लेकिन ये सब बातें आप जनता को नहीं समझा पाती हैं। समस्या यही होती है कि तमाम मुद्दे आप लोग उठाते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता को क्यों नहीं समझा पाते? और बीजेपी कैसे समझा लेती है? आरपी सिंह साहब, कैसे आप लोग समझा लेते हैं? कांग्रेस कह रही है कोई काम ही नहीं किया मध्य प्रदेश में आप लोगों ने, फिर भी सत्ता में लौटा है। देखिए ये सब मुद्दे लेकर अभी हाल में तीनों राज्यों में गए थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और वहाँ की जनता ने जवाब दे दिया। वहाँ पर इन्होंने सब हल्ले किए, वहाँ पर आरोप लगाए, निराधार आरोप लगाए, वहाँ की जनता ने इनको जवाब दे दिया। सच ये है, मैं जो वापस इन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी को क्यों हटा दिया, जहाँ खट्टर साहब को हटा दिया। अरे भाई, हमारी पार्टी में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको बाकी जगह पे काम दिया जाता है, कभी किसी को संगठन का काम दिया जाता है, कभी किसी को सेंटर में काम दिया जाता है। तो ये हटाने वाली प्रक्रिया आपके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं है। जब आपके यहाँ भेजा जाता है, खड़गे साहब को एक सेकंड दीजिए, खड़गे साहब को भेजा गया था गहलोत साहब को हटाने के लिए, उन्होंने ठेंगा दिखा दिया कि मैं नहीं हटता, जो करना कर लो जी। तो ये आपके यहाँ प्रक्रिया, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता के नाते से काम करते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर पोलिंग बूथ तक का कार्यकर्ता सब कार्यकर्ता के नाते से काम करते हैं। ठीक है, और जो अनुशासन है उसके मुताबिक सीएम बदल भी दिया जाता है, तो किसी भी तरह की कोई बगावत नहीं होती। हमारे साथ अजीत शुक्ला साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर बात हो रही है, यहां पर आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि विधानसभा चुनाव तक तो ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत भी सकती थी, और राजस्थान में भी ये ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि भाई रिवाज बदल सकता है, लेकिन अब पूरी तरह से गेम बदल चुका है और 2024 में भी लगभग क्लीन स्वीप दिख रहा है एनडीए के पक्ष में। देखिए, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में जो है वो लाभार्थी योजना जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है या राज्य सरकार के द्वारा जो दूसरे राज्यों में जो चलाया जा रहा था, उसका बहुत बड़ा लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो महतारी बंधन योजना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा पहुंचा है। दूसरा चीज़ एक है कि एक मोटे तौर पे अगर हम कहें तो मोटे तौर पे जो इलेक्शनियरिंग है वो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो है अपने इलेक्शनियरिंग को बार बार जो है वो इवॉल्व करती है, जबकि उसके विपक्ष में जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो अपने इलेक्शनियरिंग को जो है वो बार बार इवॉल्व नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो एक और चुनावी रणनीति इलेक्शनरिंग जो है वो बेहतर होती है, और दूसरी ओर जो सरकारी स्कीम्स का फायदा लोगों को मिलता है। ये अहम बात जो है लोग भूल जाते हैं कि सरकारी स्कीम्स का फायदा जो डिलीवरी है वो लोगों तक हो रही है।
अब बात करते हैं हिंदी प्रदेश के एक और राज्य की, बिहार की, जहां जीत के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की जेडीयू से गठबंधन किया। इस गठबंधन से कुछ फायदा होगा या नुकसान, ये आपको हम दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स पे। सी वोटर 32 और 8, 32 एनडीए, आईएनडीआईए गठबंधन को 8, पीपल्स इनसाइड पोलस्ट्रैट 38-2, सीएनएक्स 35-5 और जी मेट्राइज 37-3, यानी पोल ऑफ पोल्स अगर निकालें तो 36 और 4 का आंकड़ा। हालांकि यह पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर परफॉर्मेंस दिखता है। 39 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी। बिहार में ओनिका जी, आईएनडीआईए गठबंधन जब बड़े जोर शोर से बनाया गया था तो उसके रचयिता माने गए थे नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार को ही आप लोग साथ नहीं रख पाए। अब जो ये आईएनडीआईए गठबंधन है, इसमें और यूपीए में कुछ खास अंतर दिखता नहीं है, कमोबेश वही गठबंधन है। तो बिहार में कहीं ना कहीं वो कमजोर प्रदर्शन दिखता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की काम ही यही है। उनका तो हमेशा मुद्दा ये रहा है कि मनी पावर, मसल पावर से आप किसी सरकार को तोड़ें, किसी को ले लें, फिर कहते हैं हम नहीं ले रहे, लोग आ रहे हैं। अरे आप क्यों ले रहे हैं? दरवाजे बंद करिए ना। अगर आप इतने ऑनेस्ट हैं, इतने अच्छी तरह काम कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी आरपी सिंह साहब ने कहा हमारे पास बहुत लोग हैं। अरे इतने कामयाब लोग अगर आपके पास हैं, आप सीएम भी बदलते हैं, तो कांग्रेस के आरपीएन सिंह और तमाम उन लोगों को बुलाने की जरूरत क्या है आपको? ऐसा क्या है? आधी कांग्रेस अगर इस तरह से आप देखेंगे तो आपने तो मनी पावर, मसल पावर, ईडी पावर सीबीआई से ले ली है, तो बचा ही क्या आपके पास? तभी तो आप वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन इलेक्शन, वन रिलीजन की बात नहीं थी। ओनिका जी, नीतीश कुमार जो है वो तो आप लोगों के साथ भी आए थे, लेकिन आप लोगों ने उनको संयोजक तक नहीं बनाया, उनको ठेंगा दिखा दिया। जिस इंडिया गठबंधन की उन्होंने रचना की थी, ऐसी बात नहीं उसका है, नाम भी उनको रखने नहीं दिया था। बड़े दुखी होकर के वो लौटे थे। और यही सारी बातें जनता को समझा क्यों नहीं पाते? देखिए, बिल्कुल जनता समझ रही है। देखिए, आप अगर 2 चुनाव अगर जीत गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अंत ये आप ही का हो गया है। कितने साल, 60 इयर्स कांग्रेस ने भी रूल किया है, तो ऐसा नहीं है। अगर गलती बाय डिफॉल्ट अगर 2 बार ये जीत गए हैं, डजंट मीन कि इन्हीं का सब कुछ हो गया है। बार बार कांट की हाथी नहीं चढ़ सकते। 2014 और 19 में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। वहां कांग्रेस 44 सीटों पर और 52 सीटों पर सिमट गई थी। ये ऐतिहासिक था। इतना कम जो खराब प्रदर्शन था कांग्रेस का, ये वाकई ऐतिहासिक था। और अब भी अगर आप लोग जो है पुराने तरीके पर ही चलेंगे तो वैसा नहीं होता। देश बदल चुका है, वोटर बदल चुका है, मुद्दे बदल चुके हैं। खैर, हम लौटेंगे आगे। हम देश के दिल दिल्ली की बात कर लेते हैं। यहां के आंकड़ों पर भी हम आगे बात करते हैं। यहां बीजेपी के लिए पहले जैसा ही हाल बना हुआ नजर आ रहा है। सभी पोल्स एक सुर में 7 की 7 सीटें बीजेपी को देते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली यहां 7 सीटें हैं। हालांकि बीजेपी को यहां एमसीडी इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वहां पर एनडीए बेहतर प्रदर्शन, क्लीन स्वीप, पिछले बार की तरह ही 7-0 का आंकड़ा और 1 मत से सभी जो पोस्टर्स हैं वो ओपिनियन दे रहे हैं कि 7 की 7 सीटें दिल्ली के खाते में जा सकती हैं। मनोज जी, ये क्या मिस्ट्री है कि भाई एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, विधानसभा में जीत जाएगी और लोकसभा में बीजेपी 7-0 से क्लीन स्वीप करती दिख रही है? एक बहुत बड़ा कारण है जिस पे हम लोग शायद चर्चा नहीं करते हैं। दिल्ली के जो वोटर हैं वो कहीं न कहीं बाहरी वोटर हैं, जो बिहार या पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश या किसी राज्य से आकर यहाँ पे बसे हुए हैं। जब यहाँ पे स्टेट का चुनाव होता है तो ये सारे वोटर इसी स्टेट में आपको नजर आते हैं पोल करते हुए। जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, जो गरीब तबका का है, जिनको कहा जाता है झुग्गी झोपड़ी या छोटे वर्ग के लोग हैं, वो जाते हैं। और जहां पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो पूरे देश में पोल होता है और ये बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने स्टेट में चले जाते हैं पोल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है वो पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में। दूसरी बात है कि जो यहाँ के आम वोटर हैं, जैसे पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो जो बड़े वोटर हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, वो ऐसे स्टेट पोल में कम पोल करते हैं, लेकिन जब नेशनल की बात आती है तो आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो यहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है, चूंकि ये आंकड़े उसमें नहीं आते हैं, सर्वे में नहीं आते हैं, लेकिन जो हम लोग जमीन पे देखते हैं उसमें दिखता है कि ये वोटर गायब होते हैं। ठीक है अजीत जी, इत्तेफाक रखते हैं आपके मनोज जी जो बातें कह रहे हैं, यही है या कुछ और मिस्ट्री है? ये स्पष्ट रूप से सही बोल रहे हैं। जो दिल्ली है, दिल्ली एक लघु भारत है। तो लघु भारत में तमाम प्रदेश के, चाहे साउथ इंडियंस हो, नॉर्थ इंडियंस हो, बिहार हो, यूपी हो, हर प्रदेश के लोग जो है यहाँ पर हैं। और ये एक बहुत बड़ा जो है भारत का पल्स जो है वो रिफ्लेक्शंस करता है। देखिए, अगर
कई बार जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए के ज़्यादातर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से इलेक्ट होते थे। जब बीजेपी की जब भी आती है और जब बहुत ज़्यादा हंग रहा है उस समय भी आप रिफ्लेक्शंस देखिए, आप पिछले 30-35 वर्षों का अगर उठा के देखेंगे रिजल्ट्स तो आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई देगा कि वहां पे जो है ये रिफ्लेक्शंस है पूरे भारत का, क्योंकि ये लघु भारत है। चाहे वो आप इवन अगर बॉम्बे भी अगर जाते हैं तो जो मुंबई का जो 6 सीट है, हाँ, तो वहां पे बहुत सारे लघु भारत है वो ना, वहां पे हर जगह हर प्रदेश के साउथ इंडियन भी आपको मिलेंगे, नॉर्थ इंडियन भी मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के भी लोग मिलेंगे, तो वो पूरा एकदम एक मिक्सचर होता है। आपको एक जो है वो मिल जाता है, पूरे भारत का जो पल्स रेट है वो आप समझ लेते हैं वहां। चलिए हमें बढ़ना होगा आगे। आपको बताएं कि 8:30 बजे हम आपको बताएंगे कि देश का मूड क्या है, देश ने ओपिनियन पोल में क्या राय जाहिर की है, पोल ऑफ पोल्स में हम आपको दिखाएंगे 8:30 बजे। उससे पहले नजर डालते हैं दिल्ली से सटे हरियाणा में क्या मिजाज है जनता का। हमने जो भांपने की कोशिश की है, सी वोटर 8 एनडीए, INDIA को 2, 9-1 पीपल्स इनसाइड पोलस्ट्रैट, CNX 10-0, जी मेट्राइज 9-1 और पोल ऑफ पोल्स में 9 सीटें एनडीए के खाते में, INDIA के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि यह सिर्फ और सिर्फ हमने मिजाज भापने की कोशिश की है, असल नतीजे 4 जून को पता चलेंगे। पश्चिम बंगाल क्या कहता है? पश्चिम बंगाल बहुत अहम राज है, 42 सीटें हैं यहां पर। सी वोटर 19 सीटें दे रहा है एनडीए को, पिछली बार की तरह कमोबेश सीटें। पीपल्स इनसाइट एनडीए को एज दिखा रहा है, 26 सीटें। CNX 20 सीटें एनडीए को, 22 सीटें टीएमसी के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में। जी मेट्राइज 17 सीटें एनडीए को, 24 सीटें टीएमसी को और 1 सीट अन्य के खाते में। पोल्स ऑफ पोल्स में 20, 21 का और 1 का आंकड़ा नजर आता है। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ है, यहां पर कोई मुकाबला नजर नहीं आता। 26-0, 26-0, 26-0 और पोल ऑफ पोल्स में भी 26-0। तमाम कोशिशों के बावजूद इस गढ़ को नहीं भेद पा रही है कांग्रेस। और अब तो आम आदमी पार्टी ने भी वहां पर डेंट किया था कांग्रेस को, विधानसभा में हमने देखा था, पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था। और बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, लेकिन जेडीएस भी यहां एक बड़ा प्लेयर है और जेडीएस इस बार बीजेपी के साथ है। एनडीए को 23 सीटें, INDIA को 5 सीटें। सी वोटर पीपुल्स इनसाइड पोलस्ट्रैट भी 23-5, CNX 24-4, जी मेट्राइज 23-5, तो पोल ऑफ पोल्स में 23-5। और यह बड़ा झटका कर्नाटक की बात अगर की जाए तो कांग्रेस ने यहां भले ही सरकार बनाई है, विधानसभा में शानदार जीत हासिल की है, लेकिन हमारे साथ ओनिका जी हैं। ओनिका जी, आप ये कहेंगे कि अभी शुरुआती नतीजे हैं, बाकी सारी चीजें अभी जो है बदल सकती हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस और के मुकाबले बीजेपी और जेडीएस एक साथ आई है, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। देखिए, दिल्ली से अगर बात करें, आप दिल्ली की 7 सीट की बात कर रहे हैं, चंदन जी देखिए जरा, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूरी, प्रवेश वर्मा कहाँ गए? दिग्गज बीजेपी के। तो ये तो इनका हाल है। तो माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, लेकिन नेता बदलना, मुख्यमंत्री बदलना पार्टी में, ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है ना, इसको आधार बना के आप चुनाव तो नहीं लड़ सकते। अरे सर, तो आप कैसे, ओहो, तो यही तो गिमिक्स है। तो आप ये कहते हैं देखिए उन्होंने काम नहीं किया, हम बदल रहे हैं। तो क्या 2019 में जो है राहुल गांधी ने जो कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा, इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया था, आप ये कह रही हैं आपके तर्क के हिसाब से? देखिए, पद भी मेरी चट भी मेरी नहीं हो सकता ना सर। आप कहते डबल इंजन, आप मत बोलिए ना, हम तो नहीं कह रहे बातों को। आपने जो तर्क दिया कि अगर नेता बदले जाते हैं, पद बदला जाता है, इसका मतलब है कि पिछले ने काम नहीं किया। तो राहुल गांधी ने जो पद छोड़ा था, इसका मतलब था उन्होंने काम नहीं किया था। आपके हिसाब से यही तर्क हुआ ना? क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री की बात करिए ना चंदन जी। शिवराज जी चौहान 3 बार 4 बार मध्य प्रदेश जिता के लाए, क्यों भाई, क्यों हटा दिया उनको? इनकम्बेंट थे क्या? तो सवाल ये होता है, आप डबल इंजन की बात तो करते हैं, लेकिन उसी सांस में आप उनको बदलते भी हैं। आप सिर्फ धोखा और सिर्फ गिमिक्स के अलावा कुछ नहीं करते हैं। रियलिटी ये है कि काम के नाम पे जीरो हैं, आप चेहरा बदलते हैं और मोदी जी को बेचते हैं। कितने बार आप मोदी जी का चेहरा लाएंगे? चलिए आरपी सिंह जी, आप लोग मोदी जी को बेचते हैं, मोदी जी का चेहरा बिकता है। चलिए, इनके पास तो कोई चेहरा भी नहीं है, मतलब दिक्कत तो है कि इनके पास कोई चेहरा ही नहीं बिकने के लिए। इनके पास जो चेहरे मोरे बचे हैं, वो उनकी हालत कैसी है देख लिया देश ने। परंतु ये बात करें कि बदलने की बात, सचिन पायलट नहीं बदल पाए थे। ये सचिन पायलट कोशिश करने के बाद, मैंने बताया था ना कि यहाँ से गए थे खड़गे साहब और माखन साहब, और गहलोत साहब ने अंगूठा दिखा दिया था। तो इनके यहाँ तो वो क्षमता ही नहीं है कि सब कर सकें। हमारे यहाँ वो क्षमता है
कि हमारे यहाँ पार्टी में डेप्थ है, हमारे पार्टी में लोग काम करते हैं। मैंने रोका नहीं, अनिका रोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं, अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। ये आम आदमी पार्टी वाली बिहेवियर मत करिए, आप आम आदमी बैठे जैसे मत बिहेव करिए, आपके अलायंस पार्टनर पर उनके जैसे नहीं प्लीज। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारे पास तो लीडरशिप की एक लंबी कतार है और हम अपने यहाँ उस प्रकार से नई लीडरशिप लाते हैं और वो प्रोसेस हमारे नई लीडरशिप लाने का और जो पुराने लोग हैं उनको संगठन में काम देने का या नेशनल लीडरशिप, नेशनल पर्सपेक्टिव में उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, इनके यहाँ तो कुछ है ही नहीं इस मामले में, इनके यहाँ तो एक ही है, वो है डायनेस्टी है, वो है। ठीक है अनिका जी, आप ही की बात से जो हमारे साथ दो और जो राजनीतिक विश्लेषक है उनसे भी एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास लौटूंगा। मनोज जी, मोदी जी का चेहरा बेचती है बीजेपी, उनके पास बेचने के लिए मोदी जी जैसा चेहरा है, क्या यही सबसे बड़ी हकीकत है कि चुनाव मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है, बाकी सारे मुद्दे गौण हैं? इसमें दो मत नहीं है, मोदी जी का चेहरा बिकता है और बेचना भी चाहिए। एक लीडर है जिसके ऊपर में पूरे जनता का विश्वास है तो बेचना चाहिए। हमको लगता है कि उनका जी का ये कहना कि मोदी जी का चेहरा और उसको बेच रहे हैं, लोग बीजेपी के लोग प्रश्न करेंगे कि उनका जी को ये बोलना चाहिए था कि राहुल गांधी जी का चेहरा इतना बढ़िया है कि हम उसको बेचते हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि बीजेपी को आक्रमण करने के लिए अपने ऊपर दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि प्रधानमंत्री के चेहरे पे लोगों का विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी उसको क्यों नहीं बेचे, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्य करे, और वो कर रही है और अच्छे तरीके से कर रही है। और रही बात जहां तक कि नेताओं को चेंज करने का, ये तो पार्टी के अंदर अच्छी परिपाटी है कि दूसरे को भी मौका देना चाहिए। यदि शिवराज सिंह चौहान 18 साल काम किए, अच्छा काम किए, तो दूसरे भी लीडर को बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मोहन यादव को कौन जानता था? सबसे बड़ी बात है एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक है मोनिका जी, मनोज जी ने अच्छी बात कही है कि भाई जो कार्यकर्ता है नीचे के, अगर 18 साल कोई सीएम रह चुका है उसके बाद किसी और को भी मौका मिले, इसमें हर्ज क्या है? अच्छा चंदन जी तीसरे लिस्ट में नाम आएगा, ये बेकदरी करेंगे? आपके इतने अच्छे होनार मुख्यमंत्री, आपको पहली लिस्ट में भी नाम नहीं आए, दूसरी लिस्ट में नाम भी नहीं आए, आप क्या इसको कहते हैं कि दूसरे को मौका मिलना चाहिए? ये मुद्दा इस तरह से बेकदरी करेंगे? ये मुद्दा कि बीजेपी नेताओं को बदल रही है, नेताओं को नहीं दे रही है, ये तरीके आपके बिहेव करने के लिए नहीं किया गया। सर लोगों को सब दिखाई दे रहा है चंदन मोनिका जी, अमेठी से आप लोगों ने अभी तक घोषित नहीं किया है, रायबरेली से घोषित नहीं किया है, फिर क्या कहें? आप ही के तर्क से आप खुद गिर जा रही हैं। देखिए आप लोगों की मजबूत सीटें वहां से आप लोगों ने उम्मीदवार वो हमारे इंटरनल मैटर हम कब करते क्या नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री जी की शोभा नहीं देता दीदी ओ दीदी बोलना, ये तमाम वो बातें करना। इसलिए मैं कहती हूँ कि बार बार एक चेहरा दिखा के, ये दिखा के कि मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, मैं सीधा साधा हूँ, और इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या घपलेबाजी हो रही है शायद मोदी जी को नहीं पता, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं। लेकिन अब बार बार अगर ये कहेंगे कि मैं तो न खाऊंगा न खाने दूंगा और उसके ठीक उलट करेंगे, तो कब तक जनता विश्वास करेगी? चंदन जी चलिए, आप नारेबाजी पे कब तक करेंगे? ठीक है, देखिए इसमें जनता को जो है विश्वास करना होता है। जनता अब तक जो मानती आई है, हम उसके आधार पर और हमने जो मूड जानने की कोशिश की है और इस चुनाव में बताएंगे। ठीक है, नहीं निश्चित तौर पर आपको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, आपको जो है ये आपकी पार्टी के लिए उत्साहवर्धक बातें करनी चाहिए। इन सब के बीच देश का मूड क्या है ओपिनियन पोल में, पोल ऑफ पोल्स में, वो भी आपको बताते हैं। देश का मूड क्या कहता है? सी वोटर 366 सीटें एनडीए के खाते में, आईएनडीआईए गठबंधन को 156 सीटें, अन्य के खाते में 21, सीएनएक्स 378, एनडीए को आईएनडीआईए को 98, पीपल्स इनसाइड पोलस्ट्रैट 376, कमोबेश आंकड़े वैसे ही, आईएनडीआईए गठबंधन को 133, जी मेट्राइज 390, एनडीए को 96, आईएनडीआईए गठबंधन को और 57 अन्य। पोल ऑफ पोल्स अगर देखें तो 377 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिख रही हैं। आपको फिर से बता दें, ये ओपिनियन पोल है, असल नतीजे 4 जून को आएंगे। उससे पहले हमने जनता का मूड भांपने की कोशिश की है और एक अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि जनता का मिजाज कैसा है, और दिख रहा है कि क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है, प्रदर्शन बेहतर हो रहा है एनडीए का। देश का मूड क्या है? अजीत शुक्ला जी, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तमाम मुद्दे उठाते हैं लेकिन किसी एक मुद्दे पर टिकते नहीं हैं। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड भी है। हर मुद्दे पर हिट एंड रन का मामला ये एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए, अगर हम पूरे समस्त देश की बात करें अगर, तो समस्त देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो है इलेक्शन का डायनेमिक्स है। और अगर नेशनल इलेक्शन की बात करते हैं तो नेशनल इलेक्शन बेसिकली जो है वो आइडियोलॉजी पर होता है जी। स्टेट टू स्टेट जो है वो वैरीज करता है। मुद्दे जैसे 3 मेजर इश्यूज होते हैं जिस पे कि इलेक्शन, स्टेट लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप
कास्ट का डायनेमिक्स और प्लस जो पॉलिसीज़ है और गवर्नमेंट कैसे चली है, ये 3 मेजर होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी, लेकिन ये 3 मेजर फैक्टर होते हैं जिस पर डिटरमाइन होता है कि ये गवर्नमेंट फिर से आएगी क्या या नहीं। अच्छा कर रही है और INDIA गठबंधन कहां चूक रहा है? देखिए, बीजेपी के साथ सबसे बड़ा चीज ये है कि वो जो उनकी लाभार्थी योजनाएं हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं था, इंदिरा आवास पहले भी था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो व्यापकता वो बहुत ज्यादा हो गया, उसका लार्जर देन लाइफ। उसी तरह से उन्होंने नई नई योजनाएं जो है इंट्रोड्यूस किया और उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। चाहे अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें भी बहुत तेजी आई जी, तो उसका वो दिख रहा है, जिसका रिफ्लेक्शंस है कि वो मतदाता जो है उनको पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो एक नैरेटिव नहीं बना पा रही है कोई। सबसे पहले जो है इंडिया गठबंधन बनी, उसका पहल जो है वो नीतीश कुमार कर रहे थे, वो नीतीश कुमार छोड़ के वहां चले गए। ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो ममता बनर्जी जो है वो अचानक जो है वो छोड़ दी, एक भी सीट नहीं दिया उन्होंने। ठीक है। तो एक ट्रस्ट डिफिसिट आम जनता के बीच में जो है डेवलप हो गया है। ठीक है। तो वो लगातार, जैसे पहले शुरू में लग रहा था ऐसा कि इंडिया गठबंधन फाइट करेगी, तो सबसे पहले होता क्या है कि आपको एक ट्रस्ट तो डेवलप करना होगा। ठीक है। तो ट्रस्ट नहीं है जो इन लोगों के बीच में, ये जो जितनी भी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। लाना चाहेंगे चर्चा में ओनिका जी जो साथ थे छोड़कर चले गए, ममता बनर्जी को मनाने की आप लोगों ने कोशिश की, वो भी साथ में नहीं रही। आखिर ऐसे में कैसे देश को नैरेटिव दे पाएंगे? कहीं ना कहीं यही चीज जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है ओपिनियन पोल में, पोल ऑफ पोल्स में। देखिए, इस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत से अलायंस थे, वो भी छोड़ के चले गए, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं। इशू वो नहीं है, इशू ये है कि जो नैरेटिव है, जो मूड ऑफ द नेशन है, जैसे आप भी कह रहे हैं, वो ये है कि अगर हमें डेमोक्रेसी को बचाना है तो किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल हम कहेंगे डिस्टॉर्ट कर रही है, उसको सत्ता से हटाना पड़ेगा। अब कांग्रेस अलायंस से लड़े, लोगों के साथ लड़े, पब्लिक ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी देश को अल्टीमेटली किस राह पे लेके जा रही है, वो एक बर्बादी का रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनिका जी, हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि योजनाएं लाई जा रही हैं, उन योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। एक कोई परिवार जिसको कि प्रधानमंत्री आवास मिला है, उसको राशन मिल रहा है, उसे इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको क्या पैसा मिला? आप लोग ये जो है नैरेटिव, अगर योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको कैसे बताएंगे कि नहीं, मोदी जी जो है अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो यूं तो RTE, राइट टू फूड, सब कांग्रेस की देन है ना। जी, 2009 में आप लोग जीते ना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, 2009 में आप लोग उसके बाद जीते थे, योजनाओं की वजह से जीते थे ना। नाम बदल के उसको आगे तो बढ़ा रहे हैं आप, नाम बदल के। अल्टीमेटली फैक्ट्स तो वही है ना। आप बताइए ना, कितने और IIT IIMs की जब बात करते हैं, कितने और बढ़ा दिए जो फिर घिर जाएंगे आप IIT IIM के मामले में, फिर घिर जाएंगे आप। IIT IIM इनकी संख्या जो है काफी तेजी से बढ़ी है। RP सिंह जी इस पर जवाब देंगे। बता दीजिए कहां पड़ी है, जमीन दिखा के। मोनिका जी जो बात करती है बार-बार इलेक्शन, मोनिका जी कहां से ये असर पाल लिया आपने आम आदमी पार्टी वालों का, हेटलर की तरह? आप तो अच्छे लोगों में से हैं। चलिए, तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करती है, 14,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स मिले हैं 205 सीटों को, सॉरी 242 सीटों को। जरा उसका जवाब दे दें। ये विपक्ष में 14,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड, हम सत्ता में हैं, हमें 6,000 करोड़ रुपए के मिले, तो इनको भी जवाब देना है। और वो कोर्ट के तत्वाधान है मामला, कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो कोर्ट से बाहर रह जाएगी या कोई कोर्ट उसको जांच नहीं करेगा। परंतु जो मूल बात है उस बात पे नहीं आ रहे कि इनका नेता कौन है, इनके इंडिया अलायंस का नेता कौन है। वो राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी ने नकार दिया, नीतीश कुमार जी बाहर चले गए, स्टालिन इनको भीखे कटोर में कुछ सीटें डाल देंगे। इनका इंडिया अलायंस का नेता कौन है, पहली बात। दूसरी बात, इनके पास जो मैं नीतियां बता रहा था, प्रधानमंत्री जी के 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर लाभ दिया, 10 करोड़ बहनों को गैस के चूल्हे दिए, कोई लगभग 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी, लगभग 400 करोड़ से ऊपर लोगों को सिर पे छत दिया, मकान दिया, कोई 14 करोड़ लोगों को घर पे नलका दिया।
तो ये जो स्कीम्स है इनके पास क्या जवाब है? इनके स्टेट्स में ये वादा करते हैं, ये हिमाचल में क्या कर रहे थे कि हम हर बैंक को पैसा देंगे, हर बेरोजगार को पैसा देंगे। आज 1 साल हो गया, किसी को कोई पैसा मिला नहीं। ये क्या कर रहे थे कि हम हर किसान से 100 रुपए किलो में दूध लेंगे और 10 किलो दूध मैंडेटरी लेंगे रोज का। वो आज तक लागू नहीं हुआ। तो क्या कि लोग ये भी देखते हैं कि कौन लोग किस प्रकार के वादे करते हैं और लोग जो मोदी जी अपने जब वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। तो ये भी फर्क है। और ठीक है, तो मोदी की गारंटी अमल में आती है, ओनिका जी कांग्रेस की गारंटी जो है वो अमल में नहीं आती है और इस बात पर फंस जाती है। मैं बताती हूँ इनको गारंटी जी। सर ये तो पेट्रोल की दाम कम करने आए थे, क्या हो गया बताइए ना। ये तो कह रहे थे चीनी के दाम पता नहीं कितने नीचे उतार लाएंगे, एमएसपी देंगे, क्या क्या वायदे किए थे। अगर पुराने वायदों की बात कर रहे हैं, अपनी वायदे की बात कर लेना। अब उनको जुमला में आप कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि आगे लोगों के 15 लाख खाते में, कहते हो तो जुमला था। हम कहते 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, जुमला था। हो गया। अरे हर बात आपका जुमला था, तो कौन सा काम कर लिया आपने? ये मुद्दे पिछले 6-7 साल से आप लोग लगातार उठा रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है उन मुद्दों को जो है मान नहीं रही है। लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है, जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश में जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए, जबकि बीजेपी के जो प्रॉमिसेस है, पोल प्रॉमिसेस, उन पर अमल हो जाता है। मनोज जी, आपको इसी में लाना चाहूंगा मैं, स्कीम्स को अमल में लाना प्लस एक फेस। गलत बात है, मैं डिफाई करूंगी इस बात को। जी कैसे बताइए कुछ आंकड़े, हिमाचल वाला जो आंकड़ा आरपी सिंह जी ने बताया। आप अगर मीडिया में पर्सपेक्टिव बनाएंगे, फिर देखिए ओनिका जी, बहुत इंपार्शियल ओनिका जी, बात करनी चाहिए। पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि क्या इंप्लीमेंट हुआ बताइए जरा जी। फिर से बोलें आप। राजस्थान हो, कर्नाटक हो, जो स्कीमें हमने बोली उसमें इंप्लीमेंटेशन हो गया है। आप इनके स्टेट की बात तो करें, इनके स्टेट में क्या हो रहा है। सो बात वो नहीं है सर, बात एक नैरेटिव सेट करने की। इसमें मैं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ओवर स्मार्ट और ओवरली मिसयूज अब कह लें उस चीजें करती है। ना फाइनेंस है, ना उतना पैसा जिस तरह से ये मनी पावर और मसल पावर की जो मैं बार बार बात बोल रही हूँ, उसका 10 लाख करोड़ रुपए पिछली बार के बजट में रखा गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। आप एग्जांपल दे सर कुछ कंपनियों के नहीं, कुछ मैं ये कह रहा हूं कि देश के बजट में 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा अलग किया गया था। इस बार उस पैसे को और बढ़ा दिया गया। आप कह रहे हैं कि फंड नहीं है। मनोज जी, एक तरफ विकास, दूसरी तरफ जो योजनाएं हैं उनको अमल में लाना और तीसरी तरफ पीएम मोदी का चेहरा, क्या ये तीनों मिलकर के एक डेडली कॉम्बिनेशन बना रहा है जो कि पोल ऑफ पोल्स में भी दिख रहा है? एकदम सही बात है। पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बता दूं कि यदि इंडिया गठबंधन यदि एकजुट नहीं रहा तो इसमें कोई नीतीश कुमार की, अखिलेश यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी दूसरे की गलती नहीं है। देखिए क्या होता है कि जो नेशनल पार्टी होती है वो रीजनल पार्टी को समेटती है और उस पर चर्चा करती है और उनको समझाने की कोशिश करती है कि आप हमारे साथ आएं और हम किस तरीके से देश को चलाएंगे, और उसके लिए वो प्रयास करती हैं। कांग्रेस ने ये बताया कि किन अपने अलायंस के द्वारा ये बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार किए। जब इंडिया गठबंधन की बात आई, इन्होंने न्याय यात्रा लिया। उस न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस ने किन पार्टियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, वो नहीं इन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन टूटा है, उसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि देखिए राशन और शासन जो उत्तर प्रदेश में चला था कि हमने राशन भी दिया और शासन भी दिया और लोगों ने उसको पसंद भी किया, और यही कारण था कि योगी आदित्यनाथ इतने भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा चुनाव को लेकर आए थे। सबसे बड़ी बात है चंदन जी कि आप एक गरीब के घर में जाएंगे तो वहां उससे पूछेंगे कि ये जो आपका मकान बना है किसने दिया है, तो उन्होंने बताएंगे कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना है या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। इसमें जो लाइट जल रही है वो कहां से आया, तो भी सरकार ने दिया। ये जो उज्ज्वला योजना के दौरान जो चूल्हा जला रहे हैं उसके ऊपर जो राशन बन रहा हो, यानी कि प्रधानमंत्री ने जो गरीब तबको अपने पास लाया है उसको अपने पास रखने के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। आप रोड, सड़क, बिजली, पावर की तो एक अलग बात है, आप उसको अपने पास बांधने के लिए यहाँ पर जब हम योजनाओं की बात करते हैं, ओनिका जी कहां की बातें कर रहे हैं? यहाँ अगर योजनाओं की बात की जाए, 2009 में कांग्रेस जो दोबारा सत्ता में आई थी तो उसके पीछे सरकारी योजनाओं का अहम रोल रहा था। अब आपका कैमरा कहाँ घूमता हमें पता नहीं, लेकिन आप देखिए सड़कों में लोग जो बोल रहे हैं वहां भी जरा नजर घुमाइए। ये जो फिक्स करके लोगों को बुला के आप सुनवा देते हैं, कैमरा बंद होने के बाद सुनिए वो महिला क्या कहती है। मोनिका जी यही बात तो मैं कर रहा हूँ कि आपको जाना चाहिए, ये जनता के बीच बताना चाहिए। मोनिका जी कहीं कहीं ये गड़बड़ियां हो रही हैं कि बड़ी कार्यकर्ता काम वाम कर लिए इन्होंने, कौन सा काम कर
लिया। ठीक है, पब्लिक परसेप्शन है, मैं मानती हूँ जीत है, लेकिन ये कोई जीत नहीं है। सिर्फ परसेप्शन पे चुनाव हो रहे हैं मैम। अब लोगों ने मन बना लिया, सिर्फ परसेप्शन पे लगातार बीजेपी जीत रही है। पड़ेगा, अब देखिएगा लोग सच्चाई की राह पर चलेंगे। वो देख चुके हैं कि बार बार एक ही वायदा करके गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। किसानों का हाल देखिए, 700 शहीद हुए थे, कहने कोई मरा नहीं। फिर किसान आए, एमएसपी मत करें, अभी प्रोग्राम बनाएंगे। कोई फिक्स प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। हाँ, ड्रामेटिक्स जरूर है और एक मीडिया परसेप्शन जरूर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी ठीक है, तमाम मुद्दे जो है वो जोड़ लिए गए और लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो कहीं ना कहीं अभी तक जो ओपिनियन पोल का मूड दिखता है वो कहीं एनडीए के पक्ष में नजर आता है। और इसके पीछे जो अहम बात, क्रक्स जो निकल करके ये सामने आया है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसका फायदा अंतिम पायदान पर पहुंचे व्यक्ति तक जो पहुंच रहा है उससे कहीं ना कहीं उसे फायदा हो रहा है, एनडीए को फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा विश्वसनीयता जगाता है और इसी वजह से लगातार नए क्षेत्रों में पेनिट्रेट कर रही है बीजेपी और दक्षिण भारत में भी इस बार बेहतर प्रदर्शन की इसी के बहाने उम्मीद कर रही है। पोल ऑफ पोल्स में हमने आपको बताया कि एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, अभी तक ये अनुमान है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।